हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्टली तो आप सभी को थैंक यू चैनल के साथ में इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। हमारी जो सोशोलॉजी फैमिली है वो 30K कंप्लीट हो गई है और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हमने डिस्कस किया था कुछ PYQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने प्रॉपर एनालिसिस के साथ में डिस्कस किया था, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और साथ में जो भी ऑप्शंस थे उन सभी को मैंने उनके सारे एस्पेक्ट को समझाते हुए आप लोगों को वो सॉल्व करवाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सोशोलॉजी का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, जिसमें हम कुछ हार्मेन्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च के जो अदर क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसने मानव मस्तिष्क में ई प्रायोरी की अवधारणा दी थी? ई प्रायोरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉर्पर, कॉम्ट, जेएस मिल या फिर डेविड ह्यूम? तो ई प्रायोरी ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था इमैनुअल कांट ने। ठीक है, किसने? इमैनुअल कांट ने। ये अगस्त कॉम्ट नहीं है, इमैनुअल कांट है। और ई प्रायोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया किस संबंध में था और क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इमैनुअल कांट एक ऐसे सिद्धांतकार जिन्होंने कहा कि हमारे मानव मस्तिष्क में पहले से ही थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज होती है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज़ के बारे में हम भले ही उस काम को किए ना हो लेकिन हमें थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ें पता होती हैं। जैसे कि अभी आपका ज़ियारफ हुआ नहीं है लेकिन ज़ियारफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें उससे रिलेटेड पता है, तो प्रायरी नॉलेज आपके पास है। तो इन्होंने कहा कि एक प्रायर नॉलेज पहले से ही हमारे मस्तिष्क में होता है। इस वजह से जो मानव का व्यवहार है या जो उसका जो स्टडी करनी है हमको, तो वो तार्किकता के आधार पर की जानी चाहिए, ना कि अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो यही है ई प्रायरी कि हमारे जो मानव मस्तिष्क है, हमारे माइंड में एक प्रायरी नॉलेज होता है। सामाजिक शोध के अंतर्गत किसने कहा कि सामाजिक शोध मूल्य मुक्त होना चाहिए? तो वैल्यू से मुक्त होना चाहिए। इसकी बात कौन करते हैं? राधाकमल मुखर्जी, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड वेबर या फिर एलवुड? तो सामाजिक शोध को मूल्यों से मुक्त होना चाहिए, ये बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। ठीक है, वेबर का ये है मानना कि सामाजिक शोध को मूल्यों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरी तरीके से ये संभव नहीं है तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम काफ़ी हद तक उसे मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन पूर्णतः मूल्य मुक्त हो नहीं सकता है, ये बात भी इन्होंने कही है। तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि सामाजिक जो शोध होता है उसमें मूल्य प्रासंगिकता भी हो जाती है, और कहा था कि मूल्य मुक्त होना चाहिए, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो उतना मूल्य मुक्त होना चाहिए। तो ये मानना था आपके वेबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगुलेशन मेथड, इसका क्या अर्थ है? इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजन विधि। त्रिभुजन विधि का क्या अर्थ है? तो ये जो ट्रायंगुलेशन मेथड है या फिर त्रिभुजन विधि है, इसको क्या कहेंगे? एक ही शोध पद्धति को अलग अलग शोध में प्रयोग करना, कम से कम 3 पद्धति का प्रयोग करना, एक ही शोध में अलग अलग शोध पद्धति का प्रयोग करना, या शोध में मात्र 3 चरों का अध्ययन करना? तो देखो, ट्रायंगुलेशन मेथड, त्रिभुजन विधि, ये पहले भी कई बार PYQ में भी पूछा गया है। जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा कि जब हम सब्जेक्ट एक ही होता है, यानी कि हमारा टॉपिक एक ही है, हमारा रिसर्च का टॉपिक एक ही है और उसमें हम अलग अलग विधियां प्रयोग करने लगते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है त्रिभुजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सी, एक ही शोध में अलग अलग शोध पद्धतियों का, यानी कई सारी शोध पद्धतियों का प्रयोग करना, ये कहलाता है त्रिभुजन या फिर ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरीय शोध, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल रिसर्च। ये क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडल रिसर्च भिन्न भिन्न चरों का एक ही समय में अध्ययन करते हैं या फिर एक ही चर का भिन्न भिन्न समय में अध्ययन करते हैं।
या फिर दो समूहों का अध्ययन करते हैं, या फिर शोध के द्वारा भिन्न भिन्न देशों का अध्ययन करते हैं। इसमें से कौन सा होगा लॉन्गिट्यूडल रिसर्च में? तो एक होता है देखो क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडल। दोनों समझते चलना, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। क्रॉस सेक्शनल मतलब ऐसे समझ लो कि एक ही बार में पूरा क्रॉस, यानी कि एक ही समय पे या एक ही बार में संपूर्ण अध्ययन हो गया, तो ये हो गया क्रॉस। और लॉन्गिट्यूडल यानी कि थोड़ा लंबे समय तक चल रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक ही चर का भिन्न भिन्न या फिर लंबे समय तक अध्ययन करना, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडल रिसर्च। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से पूछ रहा है, कौन सा सही है? ठीक है, विश्वसनीयता और वैधता में कोई संबंध नहीं है, विश्वसनीयता और वैधता में संबंध है, विश्वसनीयता में उत्तर का सही होना अनिवार्य होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में कौन सा सही है? तो देखो, विश्वसनीयता और वैधता क्या होती है पहले तो ये जान लो। तो जो विश्वसनीयता होती है इसका अर्थ होता है कि अगर बार बार सेम चीज़ पर सेम विधियों के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है तो सेम परिणाम आना चाहिए। मतलब जैसे आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया और आपको कोई एक परिणाम मिला, दोबारा से सेम विधि के द्वारा उसी टॉपिक पर अगर कोई रिसर्च करता है और उसको सेम परिणाम प्राप्त होता है तो मतलब जो आपके आंकड़े हैं वो विश्वसनीय है। ठीक है, और वैधता का संबंध होता है जो मापन की विधियां हैं, मापन में प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं, वो कितना ज़्यादा सही है, उनका मतलब जो विधियों का प्रयोग कर रहे हैं उनका उसी के लिए प्रयोग होना चाहिए जिसके लिए वो वहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो विधियों से संबंध होता है वैधता का, और बार बार अगर रिसर्च करने पे सेम परिणाम आ रहा है तो वो फिर हो जाएगा विश्वसनीयता। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो विश्वसनीयता और वैधता में पारस्परिक संबंध है, ये वाला कोटेशन सही है, क्योंकि संबंध नहीं है तो गलत हो जाएगा। और विश्वसनीयता में उत्तर का सही होना अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है, तो इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब निर्देशन या यहाँ पे निदर्शन होना चाहिए, यहाँ पे निदर्शन होगा, जब सैंपलिंग के दौरान लक्षित व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी ना हो तो कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? सैंपलिंग में जब हमको ये ना पता हो कि जो हमारा पॉपुलेशन है या जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कैसी है, तो वहाँ पर हम कौन सी सैंपलिंग मेथड का यूज़ करेंगे? तो देखो, जब हमें जनसंख्या के बारे में या अध्ययन किए जाने वाली जनसंख्या के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे। स्नोबॉल क्यों? सपोज कि आपको टॉपिक दे दिया गया कि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं और उन पे जाकर के आपको स्टडी करनी है, तो आपको नहीं पता है कौन कौन से लोग ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि कोई खुले तौर पे समाज में नहीं बताएगा। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि सपोज आपके जानने वालों में से कोई एक पर्सन है तो आपने उससे संबंधित उसको दे दिया और आंकड़े वो फिर वहाँ से एकत्र करवाए। तो जहाँ भी कुछ भी नहीं पता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग का। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कल मैंने बताया था, इस तरह में डिवाइड करके किया जाता है। क्लस्टर में छोटे छोटे क्लस्टर बना लिए जाते हैं। और रैंडम सैंपलिंग में जो जिसको दैव निदर्शन भी कई बार बोलते हैं, इसमें टिपेट प्रणाली है, लॉटरी मेथड है, इस तरीके से हम लोग चूज़ कर लेते हैं सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। कल भी मैंने रिपीट किया था और इस पे वीडियो बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सैम्पलिंग से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता के इनमें से कौन से प्रकार में से कौन सा एक नहीं है? तो आंतरिक स्थिरता वैधता, या फिर टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी, या फिर फेस वैलिडिटी, या फिर उपकल्पनीय वैधता, इसमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं, यहाँ पर आएगा वैधता। ये टाइपिंग की वजह से हो गया है। वैधता के कॉन्सेप्ट, वैधता के प्रकारों में से कौन सा इसमें से नहीं है? कौन सी वैलिडिटी इसमें से नहीं है?
तो देखो, इंटरनल कंसिस्टेंसी वैलिडिटी होती है, टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी ये भी होती है, फेस वैलिडिटी ये भी होती है, लेकिन हाइपोथेटिकल वैलिडिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो विश्वसनीय हो या वो वैध हो। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्युत्क्रम निगमनात्मक पद्धति या फिर इनवर्स डिडक्टिव मेथड यूज किया है? इनवर्स डिडक्टिव मेथड किसने यूज किया है? कुहेन, जेएस मिल, कार्ल पार्पर या फिर एलवुड? तो इनवर्स डिडक्टिव मेथड ये किसने यूज किया है? ये यूज किया है आपके जेएस मिल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स डिडक्टिव मेथड किसने? जेएस मिल ने यूज किया है। ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नृजातीय अध्ययन का तात्पर्य। नृजातीय यानी कि एथनोग्राफिक जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसमें से कौन सा होगा? किसी एक चर का गहन अध्ययन, एक संस्कृति का गहन तुलनात्मक अध्ययन, या फिर मानवाधिकारों का अध्ययन, या फिर इनमें से सभी। तो नृजातीय अध्ययन पूछ रहा है, नृजातीय अध्ययन इनमें से कौन सा हो जाएगा? गहन अध्ययन है तब तो वो केस स्टडी हो जाएगा। मानवाधिकारों के अध्ययन का कोई संबंध इससे है नहीं। तो एथनोग्राफी का क्या मतलब हो गया? हम किसी भी जनसंख्या का अध्ययन करें तो उसके मूल परिवेश में जाकर के, वहां पर जाकर के अध्ययन करें। तो हम क्या करें? गहन तुलनात्मक अध्ययन, और किसका? संस्कृति का। और एथनोग्राफी का यूज किसने किया था सबसे ज्यादा? मैलिनोवस्की ने। ठीक है, किसने किया था? मैलिनोवस्की ने। तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, सहभागी असहभागी अवलोकन में सर्वप्रथम अंतर किसने किया है? तो सहभागी असहभागी अवलोकन, इसमें सबसे पहले किसने बताया था? ये दोनों प्रकार लिंडमैन, गुडेहॉट, मार्गरेट मीड या फिर पीवी यंग। ये पूछा गया है क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सहभागी असहभागी किया था लिंडमैन ने। और ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। सहभागी अवलोकन में हम जनसंख्या में जा करके वहां पर साथ में रह करके फिर स्टडी करते हैं, जबकि असहभागी में हम उनके साथ में मतलब रहते हैं लेकिन उनमें प्रतिभाग नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही दूर से अवलोकन करते हैं। तो ये हो गया असहभागी। एथनोलॉजी की सही परिभाषा। एथनोलॉजी कौन सी हो जाएगी? एक संस्कृति का गहन अध्ययन, दो संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, नृजातीय केंद्रवाद रहते हुए अध्ययन, या फिर वैज्ञानिक अध्ययन। तो एथनोलॉजी इसमें से कौन सा होगा? दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसको हम कहेंगे एथनोलॉजी। प्रतीकात्मक मानव शास्त्र, ये सारे वन लाइनर है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। प्रतीकात्मक मानव शास्त्र से कौन संबंधित है? हर्बर्ट ब्लूमर, मार्गरेट मीड, क्लिफोर्ड गीज या फिर गॉफमैन। तो प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से संबंधित कौन है? वो है आपके हर्बर्ट ब्लूमर, और यही प्रतीकात्मक मानव शास्त्र से भी संबंधित है, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक नृजातीय विज्ञान, ये जो थियरी है इससे कौन संबंधित है? क्लिफोर्ड गीज, एडवर्ड सेड, फ्रांसिस बेकन या फिर ब्रॉनिस्लो मेलिनोवस्की। तो व्याख्यात्मक नृजातीय विज्ञान से कौन संबंधित है? ये संबंधित है आपके क्लिफोर्ड गीज। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। इन्होंने कल्चर के इंटरप्रिटेशन को लेकर के अपनी स्टडी करी है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्व मीमांसा का अर्थ पूछ रहा है। तत्व मीमांसा तो वो सब जिसे आपने अनुभव किया, या फिर वो सब जिसे आप अपने आसपास देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान या फिर जन्म से प्राप्त ज्ञान। तो तत्व मीमांसा की बात हो रही है। तत्व मीमांसा में क्या होगा? वो सब जिसे आप अपने आसपास देखते हो, ये हो जाएगा। तात्विक की बात हो रही है ना, तो तत्व मीमांसा। अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सामाजिक शोध में किस वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? तो जब भी हमने खुद कोई चीज फील करी और उसको हम सत्य मान रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एम्पिरिसिज्म, यानी कि हमने अनुभव के आधार पर किया है तो अनुभववाद हो गया, एम्पिरिसिज्म। तार्किकवाद में क्या हो जाएगा? हम तर्क के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा तार्किकवाद।
और ये अनुभववाद और तार्किकवाद ये दोनों ज्ञान मीमांसा के से संबंधित दो शाखाएं, एक तो अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें या फिर हम तर्क के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा के कितने भाग हैं? बहुत इजी है, 2, 3, 4, 5, तो 2 भाग हैं। एक हमने अभी बताया, एक अनुभव के द्वारा और दूसरा एक तर्क के द्वारा, तो 2 भाग हैं इसके। अगला क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? ज्ञान की खोज या फिर अनुभविक खोज या तार्किक खोज या फिर इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अनुभविक खोज और तार्किक खोज ये दोनों तो भाग हो गए। अर्थ अगर पूछ रहा है तो हो जाएगा ज्ञान की खोज, यानी कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि हमने ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, ज्ञान कहाँ से आया, उसका उद्भव कैसे हुआ और हमने कहाँ से उसको प्राप्त किया, तो ये होता है ज्ञान की खोज। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा के 2 भाग कौन से हैं? तत्व मीमांसा या अनुभववाद, अनुभववाद और तार्किकवाद, प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद, अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन। तो तत्व मीमांसा के 2 भाग पूछ रहा है, तो एक तो आपका हो जाएगा अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म और एक हो जाएगा रैशनलिज्म यानी कि तार्किकवाद। तो अनुभववाद और तार्किकवाद ये हो जाएंगे एपिस्टेमोलॉजी के 2 भाग। नोट डाउन करते चलना है। एपिस्टेमोलॉजी का क्या अर्थ है? ज्ञान की खोज करना, और इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? अनुभववाद और तार्किकवाद। ठीक है। तार्किकवाद, अब यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ना तार्किकवाद के बारे में, तो तार्किकवाद से कौन संबंधित है? फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ रैशनलिज्म, ये कौन है? रेने डेस्कार्ट या फिर जॉन लॉक या फिर डेविड ह्यूम या फिर फ्रांसिस बेकन। तो तार्किकवाद के जो प्रसिद्ध सिद्धांतकार हैं वो हैं आपके रेने डेस्कार्ट। ठीक है। डेस्कार्ट ने कहा था कि हम तर्क के द्वारा ही चीज़ों को जान सकते हैं ज़्यादा बेहतर, जबकि जो बेकन है, ह्यूम है, जॉन लॉक हैं, ये कुछ हद तक अनुभव को मानते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बेकन ने तो इंडक्टिव मेथड ही बताया है, तो वहाँ पर तो सीधा सीधा वो अनुभव की ही बात करते हैं। तो रेने डेस्कार्ट ये तर्क को महत्व देते हैं। तार्किकवाद का सीधा संबंध किससे है? वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक प्लस आनुभविक पद्धतियों से, या फिर प्रत्यक्षवाद से, या फिर 1 और 3 दोनों से। तो देखो, तार्किक की बात हो रही है, वैज्ञानिक की बात हो रही है, तो वैज्ञानिक पद्धति तो होगा, क्योंकि जहां भी तर्क की बात आएगी, कार्य कारण संबंधों की बात आएगी, वहां पर वैज्ञानिक पद्धति सीधा सीधा होगा, तो ए वाला हो जाएगा। और जहां भी तर्क की बात हो रही है, रैशनलिटी की बात हो रही है, थोड़ा मात्रात्मक पद्धतियों वगैरह की बात हो, तो सीधा सीधा आप चले जाना प्रत्यक्षवाद पे। तो 1 और 3 यानी कि इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, ये पद्धति शास्त्रीय संशयवाद इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी थी? पद्धति शास्त्रीय संशयवाद की अवधारणा किसने दी थी? रेने डेस्कार्ट, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट या फिर फ्रांसिस बेकन। तो मेथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म या फिर पद्धति शास्त्रीय संशयवाद, ये आपके प्रतिपादक हैं रेने डेस्कार्ट। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रही हूँ, ये सारे के सारे आपको इग्नू का जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कम टाइम में सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर सको। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है? आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं या फिर मेरा अस्तित्व है, ये किसका मानना था? जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, रेने डेस्कार्ट या फिर फ्रांसिस बेकन। तो ये मानना था आपके रेने डेस्कार्ट का कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यहाँ पर ये फिर से तर्क की बात कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है? संशयवाद की भी बात की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, ये बुक, क्योंकि आजकल रिसर्च से पुस्तकें भी काफ़ी पूछी जा रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये बुक है आपके, ऑप्शन है लिंडमैन, गुडेहॉर्ड, लॉकवुड या फिर रेने डेस्कार्ट। तो किसकी है ये? रेने डेस्कार्ट की। ठीक है। मेडिटेशन ऑन
फर्स्ट फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड को किसने दिया था? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, रूसो, जेएस मिल या फिर हॉब्स, लॉक, रूसो। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडक्टिव डिडक्टिव दो मेथड होते हैं और डिडक्टिव मेथड दिया था अरस्तु ने। फिर इंडक्टिव किसने दिया है? इंडक्टिव वाला अभी बताया था मैंने, फ्रांसिस बेकन ने दिया है इंडक्टिव। और डिडक्टिव किसने दिया है? तो वो दिया है अरस्तु ने। इंडक्टिव में क्या होता है, हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में क्या होता है, हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ आते हैं। इंडक्टिव में हम अवलोकन के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और डिडक्टिव में हमारे पास थ्योरी पहले से होती है, उसका बस सत्यापन एक तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर हम तर्क की बात करते हैं, यहाँ पर हम अनुभव की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं उपकल्पनीय निगमनात्मक पद्धति। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड ये किसने दिया था? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, इसॉक न्यूटन या फिर डेविड ह्यूम। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड से संबंधित है आपके इसॉक न्यूटन, सी इसका राइट हो जाएगा। और डिडक्टिव मेथड के प्रतिपादक पूछता है तो कौन हो जाएगा? फिर वो आपके अरस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुभववाद के समर्थक हैं? अभी हमने तर्कवाद ऊपर पढ़ा, अब आगे अनुभववाद पे, और ये दोनों किसकी शाखाएं हैं? एपिस्टोमोलॉजी की। ठीक, ऑप्शन है जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, फ्रांसिस बेकन, रेने डेस्कार्ट, अरस्तु, इसॉक न्यूटन या फिर जॉन लॉक, रूसो, काउंट बेकन या फिर जॉन मिल, जॉन लॉक, ई काउंट। तो पहले आप तर्कवाद वालों को अलग कर लो। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कौन से नहीं है उनको अलग कर लो। तो देखो रेने डेस्कार्ट तर्कवाद वाले हैं, ये वाला नहीं होगा। इसमें इमैनुअल कांट हैं, ये भी तर्क वाले हैं, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ भी इमैनुअल कांट हैं, ये भी तर्क वाले हो गए, ये वाला नहीं होगा। तो ये तीनों तर्क वाले हो गए। फिर कौन बचता है अनुभववाद का? जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जिन्होंने इंडक्टिव मेथड भी दिया है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि हम केवल प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा ही सत्य तक पहुंच सकते हैं या सत्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? डेविड लॉकवुड, डेविड वार्नर, डेविड ह्यूम या फिर इमैनुअल कांट। तो हम केवल प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ही सत्य को जान सकते हैं, ये मानना था आपके डेविड ह्यूम का, कि हमको सीधा सीधा अवलोकन करना ही होगा, तर्क के द्वारा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? अनुभव की। ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो अनुभववाद से। अगला क्वेश्चन है किसने कहा जन्म के समय हमारा दिमाग खाली होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट। जन्म के समय हमारा दिमाग कैसा होता है? ब्लैंक स्लेट के जैसे होता है, एकदम खाली होता है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, इसॉक न्यूटन या फिर फ्रांसिस बेकन। तो ये कहा है आपके जॉन लॉक ने कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था आज का? ई प्रायरी, कि हमारे पास एक प्रायर नॉलेज होती है। किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। तो वहाँ पर वो बात करते हैं तर्क की, कि हमारे पास एक प्रायर नॉलेज होती है, इसलिए हम तर्क के द्वारा ज्ञान को जान सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने कहा कि हमारा दिमाग जन्म के समय खाली होता है, एकदम ब्लैंक स्लेट। तो हम जो भी सीखते हैं यहीं पर इसी संसार में इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। इसलिए अगर हमको सत्य को जानना है या किसी भी बात को जानना है तो हमको वो चीज़ अनुभव करनी पड़ेगी। जब हम अनुभव करेंगे तभी हम उस चीज़ को जान पाएंगे। तो ये जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है वो कॉइन्ड द टर्म टैबुला रासा। टैबुला रासा टर्म किसने दिया था? जॉन लॉक, यहूदा, डेस्कार्ट या फिर कार्ल पार्पर। तो टैबुला रासा का जो टर्म है ये दिया था जॉन लॉक ने। इसमें इन्होंने बताया, अभी मैंने बताया ना आपको ब्लैंक स्लेट, तो ऐसे ही यही इसी का सेकंड टर्म है टैबुला रासा, की जो माइंड है हमारा वो एकदम ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। हम जो भी सीखते हैं अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है वो रिटन द बुक ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स। ये पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक, डिल्थे, डेविड ह्यूम या फिर इमैनुअल कांट।
तो ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स, ये पुस्तक लिखी है आपके डेविड ह्यूम ने। सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बुक रिटन बाय, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को कंसर्न करता हुआ एक निबंध, इससे कौन संबंधित है? जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, पीवी यंग या फिर जेस मिल। तो ये बुक है जॉन लॉक की, जिसमें इन्होंने टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मेन्यूटिक सर्कल या फिर व्याख्यात्मक चक्र किसने दिया था? हर्मेन्यूटिक सर्कल गैडमर, हेडेगर, विलियम डिल थे या फिर लेजर्सफील्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हर्मेन्यूटिक सर्कल, इससे संबंधित है आपके हेडेगर, ठीक है। और अगर पूछता है हर्मेन्यूटिक्स यूनिवर्सल हर्मेन्यूटिक्स तो हो जाएगा गैडमर। अब ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे नए लग रहे होंगे, तो अभी जब नेक्स्ट वीक से हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे, उस पर हम लोग अपने लेक्चर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर अप हो जाएंगे। और फिर जब आप दोबारा से इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। अब ये है क्या हार्मेनेटिक सर्कल? तो इन्होंने कहा था कि अगर हमको होल को समझना है तो हमको पार्ट को समझना पड़ेगा, यानी संपूर्ण को समझना है तो हमको उसके भागों को समझना पड़ेगा, और हमें अगर उसके एक भाग को समझना है तो हमको संपूर्ण को समझना पड़ेगा। तो ये एक चक्र रहता है। ये डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी, अभी फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी पुस्तक आत्महत्या में मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो आत्महत्या से कौन संबंधित है इसमें से? लिंडमैन, दुर्खीम, पॉल क्रेसी या फिर हेडेगर। तो आत्महत्या के आंकड़ों में मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग किया या इसमें संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया किसने? दुर्खीम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्खीम ने अपने अध्ययन में विज्ञान की शोध पद्धति का प्रयोग किया? आगमनात्मक, निगमनात्मक, दोनों का या फिर निदर्शन पद्धति का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका यूज किया था दुर्खीम ने? इंडक्टिव मेथड का यूज किया था। क्यों इंडक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने क्षेत्र आधारित आंकड़ों को एकत्र किया था और उसके बाद उन्होंने कंपेयर वगैरह किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसने वर्स्टेहन पद्धति का प्रयोग किया है? तो बहुत ही इजी है, वेबर, दुर्खीम, डेविड ह्यूम, जॉन लॉक। तो सभी को पता होगा वर्स्टेहन मेथड किसका है? मैक्स वेबर का। समझ पर ये बहुत बार समझाया मैंने, तो अभी यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मेन्यूटिक्स शब्द किस देश की शब्दावली से लिया गया है? हार्मेन्यूटिक्स जो शब्द है ये किस देश की डिक्शनरी से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रांस या फिर ग्रीक और लैटिन? तो जो हार्मेन्यूटिक्स वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक भाषा की डिक्शनरी से, ठीक है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मेन्यूटिक्स का प्रयोग सर्वप्रथम किस लिए किया गया था? सामाजिक घटनाओं के गहन अध्ययन के लिए, धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए वाक्यों का गहन अर्थ समझने के लिए, या फिर मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या फिर विभिन्न संस्कृतियों का गहन अध्ययन करने के लिए? तो हार्मेन्यूटिक्स जो शब्द है इसको प्रयोग किया गया था धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए वाक्यों का गहन अर्थ समझने के लिए। 20 का राइट होगा। ये फर्स्टली जो बाइबल से संबंधित जो भी कोट्स थे तो उनको डेप्थ में समझने के लिए, उनको और इन डेप्थ की, जो लिखा है बस ऊपर ऊपर से नहीं समझना है, उसकी डेप्थ मीनिंग को भी समझना है। तो धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए वाक्यों का गहन अर्थ समझने के लिए हार्मेन्यूटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ हार्मेन्यूटिक्स? शेल मार्शल, गैडमर, कार्ल पार्पर या फिर थॉमस क्विहन? तो फादर ऑफ हार्मेन्यूटिक्स शेल मार्शल हैं, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर फिर आप क्या लगाएंगे? तो वहां पर आप लगाएंगे डिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फेमस बुक ट्रूथ एंड मेथड? गैडमर, हेडेगर, नीत्शे या फिर शेल मार्शल? तो ट्रूथ एंड मेथड बहुत ही फेमस पुस्तक है ये गैडमर की, और इसमें इन्होंने दिया था यूनिवर्सल हार्मेन्यूटिक्स। कौन सा कॉन्सेप्ट? यूनिवर्सल हार्मेन्यूटिक्स। बुक है ट्रूथ एंड
मेथड, और हेडिगर ने क्या दिया है, हर्मेन्यूटिक्स सर्कल। सेलमार्शर क्या है, हर्मेन्यूटिक्स के फादर। और नीत्शे से कौन संबंधित है, वेबर, ये प्रभावित माने जाते हैं। सॉरी, नीत्शे से वेबर नहीं, नीत्शे से प्रभावित माने जाते हैं आपके फूको। किसने तार्किकवाद की आलोचना किया, निम्न में से किसने, क्रिटिकल ऑफ रैशनलिज्म का जो सिद्धांत है वो दिया, क्रिटिकल ऑफ रैशनलिज्म या जो तर्कवाद है उसकी आलोचना करी। थॉमस क्यूहेन, कार्ल पार्पर, मैक्स वेबर या फिर सेंट साइमन। तो जो तर्कवाद है या प्रत्यक्षवाद है इसके अगेंस्ट जाकर के, साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट थोड़ा बहुत किसने इसकी आलोचना की है, तो ये किया है आपके कार्ल पार्पर ने। इन्होंने क्या कहा कि एकदम आप साइंटिफिक मेथड को ही बहुत ज़्यादा नहीं वो कर सकते हो और एकदम रैशनैलिटी पे ही आप बहुत ज़्यादा नहीं रिलाई कर सकते हो, उसमें फॉल्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथ्या सिद्धिकरण या फॉल्सिफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कार्ल पार्पर, डी राइट हो जाएगा। फॉल्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, कार्ल पार्पर का है। और इसमें इन्होंने क्या समझाया था, इन्होंने बताया कि वही साइंस है जिसमें कि गलत होने की क्षमता हो, या फिर वही सिद्धांत सही है, वही सिद्धांत वैज्ञानिक है जिसमें गलत होने की क्षमता हो, तो फॉल्सिफिकेशन थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ हर्मेन्यूटिक्स, ये सिद्धांत किसने दिया था, गैडमर, हेडेगर, हैबरमास या फिर रोटरी और नीत्शे। तो डेप्थ हर्मेन्यूटिक्स से संबंधित है आपके हैबरमास, और किसके विरोध में ये दिया था, यूनिवर्सल हर्मेन्यूटिक्स के, और ये किसके हैं, तो ये हैं गैडमर। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल हर्मेन्यूटिक्स, अभी मैंने आपको बताया कौन हो जाएंगे, गैडमर हो जाएंगे, और आपका डेप्थ हर्मेन्यूटिक्स तो फिर हैबरमास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विज्ञान अटकलों का विषय है जिसमें मिथ्या सिद्धिकरण और खंडन का बोलबाला रहता है, यानी कि विज्ञान वही विज्ञान है, उसी को हम विज्ञान कह सकते हैं, उसी चीज़ को हम साइंटिफिक मान सकते हैं जिसमें मिथ्या सिद्धिकरण हो। मिथ्या सिद्धिकरण यानी कि फाल्सिफिकेशन, और फाल्सिफिकेशन की बात कौन करता है, कार्ल पार्पर करते हैं, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हठ धर्मी विज्ञान या स्यूडो साइंस की अवधारणा दी है, स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस यानी कि ना तो वो पूर्णतः साइंस है और ना ही वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो गलत है या फिर अंधविश्वास, बीच की एक अवस्था स्यूडो साइंस। ये किसने दिया था, कार्ल पार्पर ने। ठीक है, तार्किकवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा कि ऐसा विज्ञान जो खंडित नहीं हो सकता वो अवैज्ञानिक है, यानी एक ऐसा साइंस जो कि फॉल्सिएबल नहीं है वो अवैज्ञानिक है, ये किसका मानना था, तो अभी फॉल्सिबिलिटी की बात की है कार्ल पार्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध के अंतर्गत किसने विज्ञान का खंडन करते हुए स्यूडो साइंस की अवधारणा दी, स्यूडो साइंस अभी हमने सॉल्व किया, कार्ल पार्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि परीक्षण, त्रुटि और खंडन से ही विज्ञान की प्रगति होती है, यानी कि एक बार हमने टेस्ट किया उसमें त्रुटियां आई और वो फॉल्सेबल हुआ, वो उसको खंडित किया हमने और दोबारा से फिर से हम उसका परीक्षण करेंगे, तो ये ही साइंस है, इससे विज्ञान में प्रगति होती है, ये किसका मानना था, कार्ल पार्पर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिटन द बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी है, अगेन कार्ल पार्पर। ये लगातार इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक कार्ल पार्पर की नहीं है, तो आपको पता है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इनकी है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म इनकी है, यानी कि बोथ वाला हो जाएगा करेक्ट, लेकिन कौन सी नहीं है, तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये इनकी नहीं है, किसकी है, थॉमस क्यूहेन। ठीक है, थॉमस क्यूहेन की है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, थोड़े नए क्वेश्चंस थे, इनकी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन जब मैं रिसर्च के वीडियो जो करवाऊंगी उसमें आपको मिल जाएंगे, और कुछ कुछ मैंने पहले से करवाए हुए हैं जैसे कि सैम्पलिंग वगैरह, तो आप इनको वहाँ से देख लीजिए।
तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।